नमस्कार, मैं मुनीन शर्मा। पर्दाफाश न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे, हमने कल भी करी थी, महिला बिल के बारे में जो तमाम मीडिया और तमाम चर्चाएं देश भर में हो रही हैं, तो उसके बारे में कुछ तथ्य आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब ये 2023 में लागू हो गया था तो इसको लागू करने में 3 साल सरकार ने क्यों लगाया, पहली बात। दूसरी बात, सरकार पे ऐसी कौन सी अदृश्य शक्तियां हैं, अदृश्य ज्ञान है कि लोकसभा 850 की हो जाएगी। सेंसेक्स अभी हुआ नहीं, सेंसेक्स होगा उसके बाद आरक्षण होगा। चलो शेड्यूल कास्ट को दे दो, ओबीसी का क्या होगा। आपने सब अपने मन से सोच लिया। मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई, उनका ये कहना था कि इनका केवल एक ही प्रोग्राम था कि अपने हिसाब से महिलाओं के नाम पे इस बिल को पास करा लें और जो लोकसभाएं बढ़ेंगी उनमें ये देखेंगे कि विपक्षी पार्टी के आदमी किस विधानसभा से ज़्यादा जीतता है। भाई लगभग एक लोकसभा में 4-5 विधानसभाएं होती। अब जब 543 की जगह 850 होंगे तो अपने हिसाब से ना इन्होंने कोई आयोग बनाया, ना कोई स्टैंडिंग कमेटी बनाई, सब कुछ अपने हिसाब से संविधान में संशोधन कर लेंगे। पूरी बात खुल के किसी को बताएंगे नहीं, फिर कहेंगे मैं सबसे बड़ा महिला हितैषी हूँ। आप अगर सबसे बड़े महिला हितैषी हैं तो 2023 का अब तक क्यों आपने 30 महीने बिल लागू नहीं करा? आपको लागू कर देना चाहिए था, इसी पे लागू कर देना चाहिए था। 500 सारे विपक्षी सांसद वहाँ कह रहे थे कि आप आज ही लागू करो, हम बैठे हैं रात के 12 बजे तक। इस देश का, खैर मैं भी मीडिया से हूँ लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, मीडिया में सवाल पूछने की अब हिम्मत नहीं है किसी, क्योंकि जितने बड़े पद पे लोग बैठे हैं उनके इतने बड़े खर्चे हैं, चैनल, अखबार हो या जो भी सिस्टम हो, और वो सब खर्चे सरकार और उद्योगपतियों से निकलते हैं। सब चाटुकारिता में लग गए हैं। ये मेरा भी दुर्भाग्य है कि मैं ऐसे समय पैदा हुआ और देश जिस काल में चल रहा है, आप 85 करोड़ को घर में बैठकर राशन दे रहे हैं, आप 28 से 30 करोड़ लोगों को कोई ना कोई निधि से पैसा दे रहे हैं। बिहार में इलेक्शन आपने 10,000 रुपये में जीता। उदाहरण ले लिए एमपी में, हरियाणा में और महाराष्ट्र में ऐसे ही जीता, डायरेक्ट पैसा देके। और इसका कोई ना सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रही, ना चुनाव आयोग ले रहा, और मीडिया इन सब बातों को कभी आपको बताएगा भी नहीं। मैं दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ, क्या ऐसे ही देश चलेगा? ऐसे देश नहीं चल पाएगा। देश की सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोग किसी ना किसी ऐसे प्रेशर में हैं या ऐसे कृत्य में फंस गए हैं कि जिसका ब्यौरा अमेरिका या इजराइल पे है, और वहाँ से ब्लैकमेल हो रहा है। आपको क्या लगता है, हमारे यहाँ यूपी में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है? वाकई में अच्छा है। और जगह से कितने फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं, हाई कोर्ट तक ने कहा है कि पुलिस का केवल एक ही काम है, ये दिखाना, टांग पे गोली मारना, लंगड़ा करना। देश ऐसे नहीं चलता। रही बात खाली राजनीति करने की, तो आपने अपनी राजनीति चमकाने के लिए अगर देश को गिरवी रख दिया है कहीं, तो इस देश के उन नेताओं को ये जनता आज नहीं तो कल कभी माफ़ नहीं करेगी, और इस बात को आप समझ लेना। और ये निश्चित है। उत्तर प्रदेश की बात लें, मैं तो ये देख ही रहा हूँ कि एक विशेष वर्ग के लिए बहुत रियायत है। और मैं इसलिए नहीं कि मैं ब्राह्मणों के कह रहा हूँ, ब्राह्मणों के लिए तो ये सरकार एक बहुत बुरे सपने की तरह है। जितना दमन ब्राह्मणों का इस सरकार में हुआ किसी में नहीं हुआ।
अब आप इसको कैसे देखते हैं ये आपका अपना तरीका होगा। मैं चाहूँगा आप इस पर हमें कमेंट्स करें, बताएं कि आपको मेरी बात से सहमत हैं कि प्रदेश और देश में सरकार कैसे चल रही है। क्या ये सरकार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और मीडिया के बल पे नहीं चल रही और चुनाव आयोग के बल पे नहीं चल रही। ये सरकार केवल ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और चुनाव आयोग और मीडिया, जो सरकार चाहती है उसका प्रोपेगेंडा मीडिया 15 दिन पहले से शुरू कर देता है, तो लोगों को लगता है अरे बहुत अच्छा बोला। आपको अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सत्य यह है कि इस सरकार से कोई भी देश का मीडिया सवाल करने की हैसियत में नहीं है, और जो सवाल करेगा उस पर मुकदमे होंगे, वो जेल जाएगा, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब उसके यहाँ आएगी। तो जहाँ सवाल जवाब ही ना हो तो ये सरकार है या तानाशाही है, ये आपको सोचना है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप मुझे बताएं कि मैंने जो कहा आप उससे सहमत हैं या असहमत हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।